जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम विद रोशन में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग 40/40 सीरीज को स्टार्ट करने वाले थे। उसमें 1-2 दिन का विलम्ब हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और आज हम लोगों का चैप्टर संख्या 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आप लोग पूरा क्लास ज़रूर एक बार देखिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ हम लोग खाते हैं तो हम लोग को अगर वो खट्टा लगता है, बेसिकली वो अगर हम लोगों को खट्टा लगता है तो उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। तो अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जिसका स्वाद हम लोगों का कैसा होता है, तो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद हम लोगों का खट्टा होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए अम्ल के बारे में, तो अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू वो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। उसके बाद अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, लैटिन का एक शब्द था एसिडस। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन का एक शब्द है एसिडस, उससे हुआ है, और जिसका हम लोगों का अर्थ होता है खट्टा होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और अम्ल को लैटिन अम्ल जो है सो लैटिन शब्द एसिडस से उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अम्ल के बारे में एक आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे, आर्हेनियस, जो कि बताए थे कोई भी अम्ल जो होता है वो जल में घुल करके H+ आयन देता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे HCl का, HCl है, इसको अगर हम लोग जल में घुलाएंगे, H2O देंगे तो बनेगा, यानी जल में घुल करके कौन सा आयन देता है, तो H+ आयन देता है। तो H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। तो ये हम लोग का आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उनका कथन है जो अम्ल जो होता है वो जल में घुल करके H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें इमली में, तो इमली में हम लोगों का पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। उसके बाद दही में बात किया जाएगा तो दही में हम लोगों का पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद सिरका, सिरका में हम लोगों का कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका। जैसे सिर याद रखने के लिए सिर है, सिर, और सिर ठंडा करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, एसी में जाएंगे। इसीलिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। दही, दही थक्का बन जाता है, लैक्टिक यानी लैक्टिक अम्ल। ठीक, इमली, इमली जब भी हम लोग खाते हैं तो जी हम लोगों का टर्टर करने लगता है, यानी टार्टरिक अम्ल। उसके बाद अगर बात किया जाए सेब में, तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, क्योंकि जब भी हम लोग सेब खरीदते हैं तो सेब को मोला करके खरीदते हैं, इसीलिए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे पदार्थ है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो नींबू में, नींबू में नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और आगे हम लोग बात करेंगे पेय पदार्थ। पेय पदार्थ जैसे कोको कोला हम लोग पीते हैं, तो वो सब में हम लोग का होता है कार्बोनिक अम्ल। कौन सा होता है, कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद हम लोग बात करें अगर चाय का, तो चाय को इंग्लिश में बोलते हैं टी। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी। इसीलिए चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद टमाटर, टमाटर, टमाटर में हम लोगों का पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे पदार्थ है जिसमें विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। जैसे अमाशय रस में पूछ देता है, तो अमाशय रस में हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये सब हो गया, चलिए ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें अम्ल के बाद, अम्ल अम्ल जो होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, और बहुत सारे अम्ल है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें पदार्थ है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें दूध का, तो दूध हम लोग रोज दिन पीते हैं,
तो दूध का आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीएच मान कितना होता है। पीएच वैल्यू दूध का होता है 6.4 होता है। कितना होता है दूध का? 6.4। अम्लीय क्यों है दूध? क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है, इसलिए यह क्या हो गया? अम्लीय है। दूध का 6.4 होता है, याद रख लेना है। आगे अगर हम लोग बात करें सिरका का, तो सिरका का पीएच मान हम लोग का 2.4 होता है। सिरका कितना होता है? 2.4। और नींबू का कैसे याद रखेंगे हम लोग? 2 रुपया में 2 नींबू खरीदेंगे, यानी 2.2 हो जाएगा। नींबू का पीएच मान हम लोग का 2.2 होता है। आगे अगर हम लोग बात करें जठर रस का, जठर रस का आप लोग नाम सुने होंगे, जठर रस, इसका पीएच मान होता है 1.2। उसके बाद शराब पीते हैं लोग सब, तो शराब का जो पीएच मान होता है, शराब का पीएच मान वो 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। अच्छा, हम लोग पीएच वैल्यू को देख रहे हैं, तो सारा हम लोग पीएच वैल्यू देख ही रहते हैं जो किसका कितना होता है। अच्छा, उसके बाद MgOH का होल ट्वाइस, यानी इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो होता है वो 10 होता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका पीएच मान जो होता है वो 14 होता है। आगे अगर हम लोग बात करें खून का, खून यानी रक्त का, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त यानी खून, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद रक्त का हो गया हम लोग का 7.4। आगे अगर हम लोग बात करें तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो दूध का 6.4 हो गया, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2, जठर रस का 1.2, शराब का 2.8, MgOH का होल ट्वाइस का 10, NaOH का 14, उसके बाद रक्त का 7.4, शुद्ध जल का हम लोग का 7 हो गया। ठीक ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो हम लोगों का पीएच मान जो होता है, शरीर का पीएच मान यानी 5 से लेकर के 7 के बीच में रहता है, यानी 5 से 7 के बीच में रहता है तो अच्छा से काम करता है हम लोग का शरीर। और 5.6 से कम जो होता है, 5.6 से कम, ये अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। ये हम लोग का हो गया अम्ल के बारे में डिटेल से। आगे अगर हम लोग बात करेंगे क्षार के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्षार के बारे में। तो बेसिकली रूप से अगर क्षार के बारे में बात किया जाए, तो क्षार जब भी हम लोग खाते हैं तो ये कड़वा लगता है, यानी छूने में साबुन जैसे लगते हैं। ठीक ना। तो क्षार का जो होता है, क्षार स्वाद में कैसा होता है हम लोगों का? तो क्षार स्वाद में होता है हम लोगों का कड़वा। क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। इसका पीएच मान बात किया जाए तो 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जल में विलय भस्म को ही हम लोग क्षार बोल देते हैं। जल में विलय भस्म को हम लोग क्षार बोल देते हैं। ये हो गया, यानी क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए, जैसे अम्ल का पीएच मान 7.4 है, यानी कहने का मतलब अम्ल जो होगा हम लोगों का क्षार ये होगा। अच्छा, उसके बाद ये पीएच मान जो हम पढ़ते हैं, ये पीएच मान होता क्या है? तो ये पीएच मान जो होता है 0 से लेकर के 14 तक वैल्यू होता है। 0 से लेकर के 14 तक होता है, बीच में ये 7 होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय, अगर 7 होगा तो हम लोगों का हो जाएगा उदासीन। 7 होगा तो उदासीन। और पीएच वैल्यू कौन दिए थे ये भी पूछता है एग्जाम में, तो 1909 में दिए थे सोरेनसन दिए थे। कौन दिए थे? सोरेनसन साहब दिए थे 1909 में पीएच स्केल। तो उदासीन का 7 हो गया, और क्षार का 7 से अधिक, और अम्ल का 7 से कम हो गया। ये हम लोगों का हो गया क्षार के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें उदासीन के बारे में, तो उदासीन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ठीक। उसके बाद मूत्र का भी याद रख लीजिएगा, मूत्र का पीएच मान जो होता है वो हम लोगों का 6 ही होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक सक्रिय है?
तो कैसे याद रखेंगे इसका हम लोग ट्रिक दे देते हैं। एक ट्रिक बहुत अच्छा है। पोकै सोमय ए जी लोटी ले हाथा 50। पोकै सोमय ए जी लोटी ले हाथा 50। ये हम लोग का ट्रिक है। पो मने होता है पोटेशियम, पो मने होता है पोटेशियम। उसके बाद ध्यान, कै मने होता है कैल्शियम, कै मने हो गया कैल्शियम। सो मने हो गया सोडियम, यानी शॉर्टकट में हम लोग प्रतीक के लिए यूज कर लेते हैं। सो मने हो गया सोडियम। मै मने हो गया मैग्नीशियम Mg। ए मने हो गया एल्यूमिनियम यानी Al। जी मने हो गया जिंक Zn। उसके बाद लो मने लोहा यानी आयरन, जिसको Fe हम लोग बोलते हैं। आगे टीन मने Sn हो गया, इसकी परमाणु संख्या 50 होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ले मने लेड हो गया यानी Pb यानी सीसा। हा मने हो गया हाइड्रोजन। उसके बाद बात करें ता मने हो गया तांबा यानी कॉपर। उसके बाद प मने हो गया पारा यानी Hg मरकरी। चा मने हो गया चांदी यानी Ag। और सोना यानी Au। ये हम लोगों का सक्रियता श्रेणी है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु हम लोगों का पोटेशियम होता है, जिसकी परमाणु संख्या 19 होती है और संकेत के होता है। सबसे अधिक हो गया पोटेशियम। सबसे कम सक्रिय धातु कौन सा है, तो सोना है। सोना है सबसे कम सक्रिय धातु। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें पूछता एग्जाम में मैग्नीशियम और जिंक में कौन अधिक सक्रिय है, तो चूंकि हम लोगों का अगर ट्रिक में देखें तो मैग्नीशियम ऊपर आता है, जिंक नीचे आता है, इसीलिए हम लोगों का मैग्नीशियम अधिक सक्रिय है और जिंक उससे कम सक्रिय है। जैसे पूछ देगा निम्नलिखित में कौन सबसे कम सक्रिय है, दे देगा ऑप्शन में एल्यूमिनियम दे देगा, सोडियम दे देगा, जिंक दे देगा और चांदी दे देगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, चांदी। क्यों, क्योंकि चांदी का जो है सो सक्रियता श्रेणी में वैल्यू देखेंगे हम लोग तो सबसे नीचे आता है, इसीलिए हम लोगों का ये हो गया सबसे कम सक्रिय धातु। ये अगर हम लोगों का हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर में है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो आप लोगों को याद रख लेना है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। उदासीन यानी जैसे मान लीजिए अम्ल है और क्षार है, दोनों क्या होगा आपस में रिएक्शन करेगा तो दोनों बैलेंस बना देता है। तो कोई भी अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो एक लवण बनाता है और दूसरा हम लोगों का जल बनाता है। तो कोई भी अम्ल जो होता है जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है। ये हम लोगों का हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोगों का आमाशय रस में पाया जाता है Cl प्लस, क्षार हो गया हम लोग का NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और उसके बाद लवण, जैसे मान लीजिए ये टूटता है H प्लस में Cl माइनस में, ये टूटता है Na प्लस में OH माइनस में। प्लस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे, माइनस वाला को प्लस वाला के साथ, तो प्लस वाला है उसको माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ेंगे तो ये NaCl हो जाएगा। NaCl जो कि नमक है, साधारण नमक है। उसके बाद हम लोग बात करें H, दूगो हो गया, एक एक दो और ऑक्सीजन एक, H2O हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं कराए तो लवण और जल बना। ये हम लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली रूप से ये हम लोगों का ये खाने वाला नमक होता है सोडियम क्लोराइड, और इसको बनाने के लिए दो चीज का हम लोग यूज किए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक मजबूत अम्ल हो गया ये, और ये हम लोगों का हो गया मजबूत क्षार। तो यानी पूछ देता है एग्जाम में जो खाने का नमक बना होता है, तो खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल से और मजबूत क्षार से बनता है, ठीक। इसी प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है जब हम लोग परबल अम्ल और परबल क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है। देखिए परबल अम्ल और परबल क्षार, यानी परबल मिल गया, दोनों परबल है तो यानी उदासीन बना देगा, यानी ये उदासीन हो जाएगा, उदासीन। अच्छा, उसके बाद परबल अम्ल रहेगा और दुर्बल हम लोगों का क्षार रहेगा, तो दुर्बल क्षार रहेगा।
तो जो ज्यादा मजबूत रहेगा वो दूसरे पर हावी हो जाएगा। जैसे परवल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो हो जाएगा लवण जो बनेगा हम लोगों का वो अम्लीय लवण बनेगा। क्यों? क्योंकि परवल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार को काट देगा तो इसीलिए परवल अम्ल वाला ही बचेगा, तो इसीलिए अम्लीय लवण होगा। ठीक उसी प्रकार पूछता है जो परवल जो है सो क्षार रहेगा और दुर्बल अम्ल रहेगा। परवल क्षार दुर्बल अम्ल, यानी क्षार वाला ज्यादा हो गया, अम्ल वाला कम हो गया, इसीलिए लवण हम लोगों का जो हो जाएगा वो क्षारीय लवण हो जाएगा। ठीक, ये सब कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर में हम लोगों का पूछा जाता है, बहुत सारा फॉर्मूला होता है। उस फार्मूला में हम लोग कुछ देख लेते हैं कौन कौन सा फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी पर और इसको देख लेना है अच्छा से एक बार। ठीक ना, फार्मूला में बात किया जाए, जैसे पूछा जाता है हम लोगों का जो है सो तुतिया का फार्मूला कैसे होता है, तुतिया का फार्मूला क्या होता है, याद रख लेना है। तुतिया, तुतिया को कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, यानी नीला थोथा बोलते हैं। और तुतिया से याद रख लेना है चुतिया, और चुतिया को पान थोपी लगाते हैं, इसीलिए तुतिया का फॉर्मूला हो जाता है CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2, ये हम लोगों का तुतिया का हो गया। उसके बाद पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को हो गया। उसके बाद हम लोग पूछा जाता है जिप्सम का सूत्र, जिप्सम, जिप्सम का बात करेंगे तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जब हम लोग क्या करते हैं जिप्सम को ना, जिप्सम को 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और ये हम लोग का जिप्सम जो है CaSO4 इंटू 2H2O इसका फॉर्मूला होता है। आगे हम लोग बात करें जो है सो यानी संगमरमर का, संगमरमर, संगमरमर ये भी एग्जाम पूछा जाता है। इसी को बोला जाता है खरिया, खरिया, इसी को बोला जाता है खरिया। संगमरमर बोलिए चाहे खरिया, खरिया बोलिए चाहे मार्बल बोले, ठीक ना। तो ये हम लोगों का हो गया, इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। उसके बाद शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा, शुष्क बुझा, शुष्क बुझा हुआ, शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस हम लोग का फॉर्मूला होता है शुष्क बुझा हुआ चूना का। आगे बुझा हुआ चूना पूछता है, यानी अनबूझा चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया CaOH का होल ट्वाइस, और बूझा चूना या अनबूझा चूना, अनबूझा यानी अनबूझा चूना, इसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और जब शुष्क बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसमें हम लोग क्या करते हैं जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो बनाता है CaOCl2, Ca यानी CaOH का होल ट्वाइस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो बनेगा हम लोगों का CaOCl2, CaO और Cl2 बनता है, यानी शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण बनता है, यानी CaOCl2, यानी इसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक ना। तो ये हम लोगों का हो गया, यानी विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, यानी विरंजक चूर्ण को होता है CaOCl2, CaOCl2 होता है, ठीक। यानी शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा। इसका उपयोग हम लोग कीट ऊट को मारने के लिए करते हैं, सूक्ष्म जीवार को मारने के लिए करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, सोडियम कार्बोनेट नहीं बल्कि बाइकार्बोनेट, बाई खाना बनाती है इसलिए बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोगों का हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा। इसका सूत्र हम लोगों का होता है NaHCO3, NaHCO3, ये हम लोगों का हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया NaHCO3। उसके बाद खाने वाला हो गया तो एक धोने वाला सोडा होता है जो कि कोई भी जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, कपड़ा उपड़ा साफ करने के लिए यूज किया जाता है,
इसका तो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम लोग अग्निशामक यंत्र में कर लेते हैं, ठीक ना। ये सब किया जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा धोने का सोडा, धोने का धोने का सोडा, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम 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 कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो ये सब हम लोगों का पूछा जाता है। अच्छा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है जो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र याद रखना है CH3CH3COOH, ये हम लोगों का एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक ना। ये सब हम लोगों का प्रमुख सूत्र हो गया। तुतिया का CuSO4 इंटू 5H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O, संगमरमर खड़िया का हो गया CaCO3, शुष्क बुझाऊ चूना CaOH का हल्ट अनबुझा चूना CaO, विरंजक चूर्ण CaOCl2, खाने का सोडा या फिर हम लोग बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 इंटू 10H2O, और एसिटिक अम्ल को होता है CH3COOH। और एक और अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आप लोग याद रख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल पूछेगा तो H2SO4, और सल्फ्यूरस अम्ल पूछेगा, सल्फ्यूरस अम्ल का H2SO3 होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का H2SO3 होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है तो H2SO4 होता है। ये हम लोगों का होता है। और भी बहुत सारे अगर इसमें बात किया जाए तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो किस बिलियन का पीएच मान 7 से, मतलब किसी बिलियन का पीएच मान जो है सो 7 से कम है, वो अम्लीय है या क्षारीय। तो ऐसे में तो लोग बता देते हैं ये अम्लीय है, 7 से कम है तो, और 7 से अधिक है तो क्षारीय। लेकिन एग्जाम में ऐसे दे देता है जो ए नंबर ऑप्शन दे दिया 2, बीम दे दिया 4, सीम दे दिया 6 और डीम दे दिया 8। तो कहेगा इसमें जो है सो वो इस निम्नलिखित में से किस बिलियन का पीएच मान क्षारीय होगा, निम्नलिखित में से किस बिलियन का पीएच मान क्षारीय होगा। तो हम लोग जानते हैं क्षारीय बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्षारीय बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसीलिए 7 से अधिक वाला एक ही ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, वो है 8, इसीलिए 8 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा किस विलियन का पीएच मान जो होगा वो अम्लीय होगा, जैसे 4 दे दिया, बी में दे दिया 7, सी में दे दिया 8, डी में दे दिया 9। तो ये हम लोगों का हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, जो 4, 7, 8 और 9 है। तो निम्नलिखित में से किस विलियन का पीएच मान अम्लीय होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक ना। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें अम्ल के बारे में तो अनिल याद रख लेना। एक और चीज छूट गया था, अनिल। तो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अनिल। यानी अम्ल जो होता है, अम्ल वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक। उसके बाद एक्वारेजिया, यानी HCl और HNO3 का अनुपात होता है एक्वारेजिया, HNO3। HCl में कितना अक्षर है, 1 2 3, HCl हो जाएगा इसमें 3 और HNO3 1 2 3, यानी 3 रेशियो हम लोग देखे HCl और HNO3 का अनुपात, तो 3 रेशियो कितना होता है आप लोग जरूर बताइएगा क्या होगा। यानी एक्वारेजिया में 3 अनुपात कितना होता है, 1 होता है, 3 अनुपात 1 होता है। यानी एक्वारेजिया यानी इसमें हो जाएगा हम लोग का HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, 3 अनुपात 1 होता है, ठीक ना। HCl में 3 अक्षर इसीलिए 1 2 3, और बाकी बात जो बच गया 1, इसीलिए यानी एक्वारेजिया जो होता है उसमें HCl और HNO3 का अनुपात 3 अनुपात 1 होता है, ठीक। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए जो क्लास लाया गया आज का वो कैसा रहा वो तो बताइएगा ही, और साथ ही आप लोग ये भी बताइएगा जो आप लोग आगे किस किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन जो है सो अच्छा से करना चाहते हैं, वो वीडियो भी हम जरूर अपलोड करेंगे। और देखिए मेन बात है किसी के ऊपर आप लोगों को भरोसा करना होगा, भरोसा कीजिएगा तभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप भरोसा कीजिए, और मैं ये उम्मीद के साथ कहता हूँ, मैं भरोसा देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों का 40 में 40 रहेगा एकदम ऑब्जेक्टिव में, ठीक है।
तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।